चलिए भाई, मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल से फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो पिछले लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, हम बात कर रहे थे महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, उनका वितरण और वर्तमान में जो उनकी स्थिति है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ 4 मेजर थ्योरी देखी थी। ठीक है, पहले फर्स्ट वीडियोस में उनका इंट्रोडक्शन है, आप लोग देख सकते हो उसमें जाके। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। पिछले वीडियो में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बात किया था। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हमने अर्थ के ओरिजिन से लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ था, वहां से लेके टिल टुडे। ओके, किस किस टाइम स्केल से गुजरा, कौन कौन से उसमें हमारे जो मूवमेंट हुए थे अर्थ के क्रस्ट में, प्लेट्स में, वो हमने उसमें डिस्कस किया था शॉर्टली। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और हमारा फर्स्ट थ्योरी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसको आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये आपकी ये एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, एक जर्मन स्कॉलर थे। ठीक है, एल्फ्रेड वैगनर 1912 में उन्होंने ये थ्योरी अपनी दी। ठीक है, इसमें बेसिकली उन्होंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन किए, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये थ्योरी बनाया उन्होंने। ठीक है, बाद में उसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ उनका। ओके, एंड लेकिन हम इसका कंक्लूजन में देखेंगे कि हालांकि ये थ्योरी थोड़ा अनसाइंटिफिक रही है। ठीक है, लैक ऑफ फर्दर एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, वो जो आलोचक थे, क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, उन लोगों ने बोला कि ये केवल एक ऑब्जर्वेशन थे, कोई उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने नहीं रखा। ठीक है, तो फिलहाल हम इनकी थ्योरी देखें, बाद में उस क्रिटिसिज्म की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इससे पहले वाली वीडियो में, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले लगभग 250 मिलियन ईयर एगो की। क्लियर है? ओके, 250 मिलियन ईयर एगो में हमारा जो ये पूरा अर्थ था, इस पे मेजर एक लैंडमास था। ठीक है, जिसको हमने सुपर कॉन्टिनेंट कहा था, और वो सराउंडेड था किससे? एक मेगा ओशियन से। ये जो लैंडमास था, इसको नाम दिया था वैगनर ने, क्या? पेंजिया। और जो सुपर ओशन था, मेगा ओशियन था, जो महासागर था, एक बृहद महासागर, इसका नाम था क्या? पैंथलासा। पैंथलासा। ओके, ये 250 मिलियन ईयर एगो। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो वहां पे लगभग ये ट्रायसिक, जो मेसोजोइक इरा है, उसका ट्रायसिक पीरियड जो है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग का टाइम है 250 मिलियन ईयर है। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन हमारे अर्थ की कुछ इस तरीके से थी। सारे कॉन्टिनेंट जो आज मौजूद हैं, सब अलग अलग लैटिट्यूड पर, अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर, वो सभी इसी के अंदर शामिल थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसा वैगनर ने कहा। ओके, देन फाइनली आगे चलते हैं। ये तो थी इसकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है? सेकंड स्टेज में इसमें जो ट्रायसिक का एंड था और जुरासिक पीरियड जो था, मेसोजोइक इरा का जुरासिक पीरियड, ओके, वो स्टार्टिंग थी। वहां पर लगभग इसको हम बोल सकते हैं 200 मिलियन ईयर एगो। ओके, वहां पे क्या होता है? इस पेंजिया में स्प्लिट होना शुरू होता है। ठीक है, ये पेंजिया टूटता है 2 भागों में, और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ 2 मेजर लैंडमास में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पे जो अपर लैंडमास था, इसका नॉर्दर्न लैंडमास था, इसको नाम दिया गया क्या? इसको नाम दिया गया लॉरेशिया। लॉरेशिया। ओके, इसको हम लोग अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड। ठीक है, और जो सदर्न पोर्शन था पेंजिया का, जो स्प्लिट हुआ, इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। क्लियर है? ओके, फाइन। बाद में यही फर्दर आपके अलग अलग छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूट के अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें, जो लॉरेशिया था, अंगारा लैंड, इससे
जो कॉन्टिनेंट बने हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ओके, ये किससे बने हैं आपके? लोरेशिया से, जो अपर नॉर्दर्न पार्ट था उसका। और जो सदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड, इससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने? तो यहां पर आपका साउथ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, थर्ड है आपका जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है, यानी हम पूरा इंडिया कह सकते हैं। ओके, तो इंडिया, एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ओके, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये किससे बने हैं आपके? ये बने हैं गोंडवाना लैंड से, ठीक है। ओके, तो इसको हमने दो पार्ट्स में देखा। तो 200 मिलियन ईयर एगो, जो सेकंड स्टेज की बात करें हम इसकी, इसमें पेंजिया में स्प्लिट हुआ, दो पार्ट्स में टूटा। नॉर्दर्न पार्ट को हमने लॉरेशिया कहा, सदर्न को गोंडवाना लैंड कहा। उसी से फर्दर ये बनते हैं अपर कॉन्टिनेंट जो है, और इसके गोंडवाना लैंड से हमारे ये वाले कॉन्टिनेंट बनते हैं, ठीक है। ओके, देन फिर क्या होता है? थर्ड स्टेज की बात करते हैं हम लोग, लगभग 150 मिलियन ईयर एगो आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन ईयर एगो। ओके, इसमें क्या होता है? जो आपका ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जब ये स्प्लिट हुआ, यहां बीच में जो ये आपका पैंथलासा था, मेगा ओशियन, उसका वाटर एंटर करने लगा। ओके, और यहां पे एक नैरो और शैलो, एक संकीर्ण और उथला महासागर, महासागर नहीं कह सकते उसको हम लोग, एक नेसेंट सी, जस्ट लाइक एज नेसेंट सी, जैसे आज वर्तमान में अगर हम लोग देखें रेड सी वगैरह है, उसी तरीके से एक इसमें वाटर बॉडी डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है। उसको हमने, उस सी को नाम दिया, जो नया डेवलप सी था उसको हमने क्या नाम दिया? टेथिस सी। टेथिस सी। यही सी आपको, जब हम इंडिया हिमालय की बात करेंगे, तो इसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में यही टेथिस सी है, ठीक है, जो बाद में इनके कोलिजन से फोल्ड होता है और फाइनली हिमालय जैसे माउंटेन का रूप लेता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में टेथिस सी इसमें एंटर कर जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने इसके फोर्थ स्टेज में, लगभग 100 मिलियन ईयर एगो। 100 मिलियन ईयर एगो। इन सभी टाइम को आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसमें जुरासिक है, किसमें ट्रायसिक है, किसमें क्रिटेशियस टाइम पीरियड है। ओके, तो हम चलते हैं, इसमें आते हैं, ये आपका क्रिटेशियस टाइम पीरियड। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? जो आपका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड था, उसमें ये छोटे छोटे पार्ट्स तो धीरे धीरे टूटने लगे, और यही टूट के जो आपका थर्ड स्टेज था, इसमें टेथिस सी एंटर कर चुका था इनके बीच में। और ये जो ऊपर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, नीचे आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इससे ये आपका सेपरेट होने लगे, ठीक है। फाइनली फोर्थ स्टेज में 100 मिलियन ईयर एगो क्या होता है? इसमें ड्रिफ्ट स्टार्ट होता है। ड्रिफ्ट की स्टार्टिंग होती है अगेन। ये ड्रिफ्ट कैसा था? इस ड्रिफ्ट को अभी मैं इसका इमेज भी दिखाता हूं आपको। तो ये ड्रिफ्ट कुछ इस तरीके से था कि इसमें जो, अगर हम बात करें, चलो सीधे फिगर पे ही चलते हैं सबसे पहले हम लोग। 1 मिनट। ये आपको दिख रहा होगा, ये पेंजिया, ये आज आज की सिचुएशन है, ठीक है। इसमें देखिए जरा, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये यूरेशिया, ठीक है। ओके, यानी यूरोप और एशिया का ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें स्प्लिट होना शुरू होता है, ठीक है। फोर्थ, जो हम फोर्थ स्टेज की बात करें, फोर्थ स्टेज में ये लगभग लगभग आपसे दिख रहा होगा, लगभग टूट के अलग होते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसमें आप इस इमेज पे आते हैं।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्लियर है। ये देखिए आपका पेंजिया है पूरा लैंड मास, ठीक है। आगे इसमें फर्दर स्प्लिट होता है, टेथिस सी यहाँ पे एंटर कर रहा है। टेथिस सी एंटर करने के बाद जुरासिक टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, इनमें फर्दर स्प्लिट हुआ और इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। अब देखिए क्रिटेशियस टाइम पीरियड जो कि हमारा फोर्थ स्टेज है, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, क्रिटेशियस टाइम पीरियड की। इट इज अ फोर्थ स्टेज, ओके। ये है आपका फोर्थ स्टेज, जिसमें क्या हो रहा है, जो ये है कौन सा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, नीचे है आपका अफ्रीका, ऊपर है यूरेशियन प्लेट, ठीक। इसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का मूवमेंट किधर हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, ओके। ये मूवमेंट होता है वेस्टवार्ड डायरेक्शन में, जबकि जो यूरेशियन प्लेट है ये ईस्ट की तरफ और आपका अफ्रीकन प्लेट ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां पे ये छोटा सा दिख रहा होगा आपका मेडागास्कर, और यहां पर ये जो है आपका, हाँ ये जो है आपका इंडियन प्लेट है, और इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। तो ये फाइनली नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। अब फोर्थ स्टेज के बाद क्या होता है, फिफ्थ स्टेज आता है। लगभग फिफ्थ स्टेज आफ्टर 100 मिलियन से लेके आपका लगभग 20 मिलियन ईयर एगो, इसको टिल टुडे तक भी कह सकते हैं। ये आज का ही है आपका ट्रायसिक टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, ट्रायसिक नहीं, क्रिटेशियस से आगे हम सेनोजोइक इरा की बात करते हैं, तो उसमें फिफ्थ स्टेज आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेनोजोइक इरा में होता क्या है, आपका जो पांचवा स्टेज है, अब अगेन जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें सबसे न्यूएस्ट इरा जो है वो है आपका सेनोजोइक, ठीक है, ओके। तो उसमें देखिए सेनोजोइक इरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है जो ओल्डेस्ट पार्ट है उसका, वो है टर्शरी, और जो सबसे न्यूएस्ट है उसको कहते हैं हम लोग क्वाटरनरी। टर्शरी टाइम पीरियड में आपके जो बेसिक लैंडफॉर्म्स बने हैं वो हैं आपके जनरली जो इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन है, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, ठीक है। और जो आपका क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी को हम अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो यहाँ पे क्वाटरनरी टाइम पीरियड में जो ग्रेट इंडियन प्लेन है उनका फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। हिमालय उसके सिंक जो थे जियो सिंक, उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होना शुरू हुए जो हिमालयन रिवर थी, और धीरे धीरे उन सेडिमेंटेशंस की वजह से, डिपोजिशन की वजह से वहां पे ग्रेट इंडियन प्लेन बन गए। तो वो था क्वाटरनरी पीरियड। तो सेनोजोइक इरा में, सेनोजोइक इरा की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसमें कौन सा पीरियड, टर्शियरी, टर्शियरी टाइम पीरियड की बात करें, इसमें हुआ क्या कि ये सब तो इधर मूव कर रहे हैं वेस्टवार्ड, इधर ईस्टवार्ड, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इंडिया भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, और यहाँ पे इंडियन प्लेट, इसका भी मूवमेंट यहाँ चल रहा है। लगभग वो भी 60 to 65 मिलियन ईयर्स तक आते आते इससे टकरा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका इनके टकराने से एक यहाँ पे, इनके टकराने से एक यहां पर माउंटेन रेंज बनेगा, वो फोल्डेड माउंटेन होगा, क्योंकि जब दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकरा रहे हैं तो वहां पे आपके फोल्ड बनते हैं, ठीक है। उससे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर देखें इंडियन प्लेट टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से, तो यहां पे भी एक इन दोनों के टक्कर से क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा। इसी को हम लोग आल्प्स के नाम से जानते हैं, आल्प्स। और ये जो है हमारा किस नाम से, हिमालय। क्लियर है। तो ये किस स्टेज में हो रहा है आपका, टर्शियरी टाइम पीरियड सेनोजोइक इरा, उसकी फिफ्थ स्टेज में हो रहा है। टाइम फ्रेम है आपका 100 मिलियन से आगे का टाइम, ठीक है। ये आज तक ये टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें हिमालय, हिमालय जो है ये अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली नासा ने अपनी एक साइंस मैगजीन थी उसमें रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें उसने बताया जो हिमालय है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी 8,848 मीटर हाइट। तो उन्होंने बताया कि इसकी हाइट जो बढ़ के अब 8,850 मीटर हो गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नासा, तो यानी कि इसकी हाइट जो है ये कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब है कि इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थ वार्ड मूविंग हो रहा है इसका, और यूरेशियन प्लेट से वो कंटिन्यू टकरा रही है, ठीक है। तो ये है आपका फिफ्थ स्टेज। इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा स्टेज, ये है ओरोजेनेटिक स्टेज, ओरोजेनेटिक
स्टेज, ओके, या इसको कह सकते हैं ओरोजेनेसिस का मतलब होता है पर्वतों का निर्माण, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्वतों का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड ओरोजेनेसिस, ओके। तो इट इज अ ओरोजेनेटिक प्रोसेस, या इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, ठीक है, या पर्वत निर्माणकारी चरण, जिसमें कि आल्प्स और हिमालय जैसे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। क्लियर है? तो ये था वैगनर का कुछ अपना ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दी गई थ्योरी, ठीक है। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं बता दूं आपको, लगभग 250 मिलियन ईयर एगो, 250 मिलियन ईयर एगो पेंजिया, ओके। आफ्टर दैट क्या हुआ, उसमें स्प्लिट होना शुरू हुआ है, टेथिस सी बीच में एंटर कर गया, उसमें फर्दर स्प्लिट हुआ एंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। यहां पे एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जब इधर देखिए यहां पर जुड़े हुए हैं दोनों, यहां पर दोनों जुड़े हैं किससे, अफ्रीका से और यूरोप से। अब जब इनमें वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा तो बीच में एक एरिया नया डेवलप हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, इनके बीच में एक वाटर बॉडी नई डेवलप हो रही है, दिस इज अ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। क्लियर है? तो ये आपका अटलांटिक ओशियन यहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये था उसका पूरा थ्योरी। अब उसने ये थ्योरी जो दी थी ये किस बेसिस पे दी थी, मैटर ये है, ओके। उसके क्या ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं जो उसने अपनी इस थ्योरी को बेस बनाया। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे ऑब्जर्वेशंस पे, ओके। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको उसने टर्म दिया, इसको हम लोग इस स्थल साम्य भी कह सकते हैं हिंदी में, वैसे पॉपुलरली इसको जाना जाता है किस नाम से, जिगसा फिट। जिगसा फिट बेसिकली क्या है कि जब दो आकृतियां आपस में एक दूसरे से टूट के अलग होती हैं, अगर उसको दोबारा से जोड़ा जाए दैट इज कॉल्ड जिगसा फिट, ओके। तो ये जिगसा फिट उसने बताया, अभी हमने देखा था, एक बार फिर से बैक में चलें, देखिए यहां पर ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका। उसने पहले थ्योरी में जो अपना पहला बेस माना उसमें जिग्सा फिट में उसने यही बताया, अगर हम आज देख रहे होंगे साउथ अमेरिका अफ्रीका, उनके बीच में अटलांटिक ओशियन है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ओके। तो अगर हम, उसने बोला कि अगर हम साउथ अमेरिका, सॉरी, अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, इन दोनों को मैच कर दें तो ये देख रहे हैं इधर आप इसका ब्राजील कहां चला गया, ओके, हाँ, यहां पे ब्राजीलियन कोस्ट और यहां पे ये गिनी कोस्ट जो वर्तमान में अफ्रीका का गिनी कोस्ट है, ये दोनों आपस में आके क्या हो रहे हैं, मैच कर जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पे देखिए ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से मैच हो जा रही है, ठीक है। यहां पे मेडागास्कर ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको इतना, ये इसका हिस्सा था, इससे मैच हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यहाँ पे इंडिया जुड़ा हुआ है, ठीक, ये सारे आपस में आके देखो इस तरीके से जुड़े, तो इसको कहते हैं हम लोग जिग्सा फिट कहते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी में उसने यही बताया कि ये क्या है भाई, आपका जिग्सा फिट है, ओके। तो ये उसने बोला कि ये आज जो है इनका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहले कभी यानी 250 मिलियन ईयर एगो में ये कभी एक ही लैंडमास के हिस्से थे जो बाद में फर्दर उसमें स्प्लिट होने की वजह से सब अलग हो गए, ठीक है, ओके। नंबर सेकंड पे चलते हैं। नंबर सेकंड था, उसने कुछ अदर उसमें जो अपने सपोर्ट में, अपनी थ्योरी के सपोर्ट में बोला, वो क्या था, तो बात करते हैं, देखिए इसमें कुछ हमें फॉसिल्स एविडेंस मिले हैं। फॉसिल्स एविडेंस यानी जो जीव होते हैं उनके जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, उनके एविडेंस मिले हैं। उन एविडेंस के बेसिस पे इसने बताया कि ये कॉन्टिनेंट आपस में कभी एक साथ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन उस पे चले हम लोग, एक टर्म है, एक एनिमल, ऐसे ही मैं आपको दिखा दूं, वेट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये एक एंशियंट आपका मतलब जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से, ठीक है, ये एक एनिमल है, एक तरीके से इसको हम कहें इट इज अ रेप्टाइल जस्ट लाइक एज क्रोकोडाइल,
ओके, इसको कहते हैं हम लोग मीसोसोरस। ठीक, मीसोसोरस की अगर हम लोकेशन देखें तो ये लोकेशन जो है इसकी बेसिकली आपका दिख रहा होगा यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रीजन में एंड साउथ अमेरिकन रीजन में, ये दो लोकेशन दिख रही हैं। कौन कौन सी है ये? साउथ अफ्रीकन रीजन और भाई आपका साउथ अमेरिकन रीजन। ये दो दो कॉन्टिनेंट अलग अलग, इनके बीच में एक इतना बड़ा महासागर अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल? दोनों की जगह, अब दोनों कॉन्टिनेंट सेपरेट है, दोनों का अपना खुद का अलग अलग एनवायरमेंट है। ओके, अब ऐसा कैसे है कि एक स्पीसीज दो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे एक इतने बड़े गैप में वो मूव की हो, उसके फॉसिल्स यहाँ पे भी मिले हो, यहाँ पे भी मिले हो। तो वैगनर ने इसी बेसिस पे बोला कि ये तभी पॉसिबल है कि जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, इन दोनों कॉन्टिनेंट, ये दोनों कॉन्टिनेंट जब आपस में जुड़े रहे होंगे तब ये एनिमल उन पर पाया जाता था। ठीक है, रेप्टाइल पाया जाता था। और यही जब वो स्प्लिट हुआ तो कुछ उसके फॉसिल्स उस तरफ मूव कर गए और इसके फॉसिल्स इधर रह गए। ठीक है, तो इसकी वजह से उसने इसको भी बेस मान ला, ठीक है, कि फॉसिल्स जो हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट उसका बेस हो गए उसकी थ्योरी का, कि भाई जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, आपस में एक साथ मिले रहे होंगे। क्लियर है? ओके, थर्ड पे चलते हैं हम लोग। तीसरा बेस उसने क्या बताया? थर्ड उसने बोला, ये बात करते हैं हम लोग रॉक्स की, रॉक स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन, इसकी बात की। तो रॉक स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, इसमें बोला उसने जो नॉर्थ अमेरिका है आपका, इधर आपका साउथ अमेरिका, इधर मान लीजिए ये आपका यूरोप है, इधर अफ्रीका है। क्लियर है? ओके, उसने बताया कि यहाँ पे माउंटेन जो है, जैसे इधर अपलेशियन देख लें इस तरफ और माउंटेन्स है, आपका ये स्कैंडिनेवियन और वेस्टर्न यूरोप हो गया। ठीक है, इधर आपका इंग्लैंड वगैरह। तो यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है, उन रॉक्स का जो टाइम पीरियड है, ओके, और उनमें जो कंपोजिशन पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सभी सेम टाइम के हैं, एक साथ बने हुए हैं। ठीक है, और ये इसमें उनका स्ट्रक्चर, बाकी जो अगर हम बात करें उनके क्रिस्टल्स वगैरह, ठीक है, इन सभी स्टडीज के बेसिस पे वो सेम टाइम के लगते हैं। ठीक है, और सेम प्रोसेस से फॉर्मेशन उनका हुआ है। तो ये कैसे है? दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, उनके बीच में इतना बड़ा महासागर है, सेम प्रोसेस के तहत सेम टाइम पे वो डेवलप हो रहे हैं। तो उसने बताया इसके लिए वही अपना बेस की ये कभी कॉन्टिनेंट आपस में मिले रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक साथ इस पूरे माउंटेन या पूरे रॉक्स सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। बाद में जब इनमें स्प्लिट हुआ तो उसके रॉक्स कुछ इधर यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। तो रॉक्स को उनको बेसिस माना उसने, उसके बेसिस पे भी अपनी थ्योरी को सेटिस्फाई कराया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 4 पे। नंबर 4 उसने क्या बताया? इसमें उसने बोला कि कुछ प्लेसर डिपॉजिट की बात करेंगे। प्लेसर डिपॉजिट जैसे अगर हम देखें जो ये ब्राजील है, ओके, ये आपका ये वाला एरिया, ठीक है, और आपका यहां पे है भाई अफ्रीका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो घाना, यहां पे आपको घाना कोस्ट मिलेगा। ठीक है, आपका जो गिनी कोस्ट अभी हमने बात किया था उसी के साइड में मिलेगा घाना कोस्ट। ठीक, तो घाना कोस्ट में यहाँ पे आपके जो प्लेसर डिपॉजिट या उसको हम लोग कह सकते हैं गोल्ड सेडिमेंट्स जो है वो अभी मिलते हैं हमको। ठीक है, उनकी माइंस भी हैं यहाँ पे। और अगर हम देखें ब्राजील, तो जियोलॉजिकल अगर स्टडी के बेसिस पे यहाँ पे जो ब्राजील है इस एरिया में, इसके जो ईस्टर्न मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक गोल्ड वेन पाई जाती है। ठीक है, जिसका कनेक्शन है अर्थ के इंटीरियर से, यानी जो मोल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है तो उसमें रॉक्स मेल्ट होते हैं, उसके साथ साथ जो उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो भी मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सब आते हैं, तो वो वेन्स हैं। जैसे हमने वॉल्केनिज्म में बात की थी किसकी? वॉल्केनिक वेंट की। इसी तरीके से उनमें यहाँ पे भी कुछ नली है वो पाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ऐसा कोई वेन नहीं पाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको क्या मिलते हैं? गोल्ड पार्टिकल्स, इनके सेडिमेंट्स मिलते हैं। तो उसने बोला कि ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े रहे हो और उसके सेडिमेंट्स इस एरिया तक फैले थे। ठीक है, तो ये बाद में स्प्लिट हुआ तो कुछ उसके जो डिपोजिशन थे वो इस तरफ मिल गए और बाकी जो वेन है उसका
जो मेन सोर्स है वो ब्राजील की तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो प्लेसर डिपॉजिट को भी उसने, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं धात्विक निक्षेप, एक तरीके से धात्विक निक्षेप, इसके आधार पर भी उसने क्या बताया कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट है ये आपस में किसी कभी पास्ट में ये एक ही लैंडमास का हिस्सा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 है आपका ग्लेशियल डिपॉजिट। ओके, या इसके सेडिमेंट्स। ग्लेशियर समझते हैं आप लोग। ओके, तो जब कोल्ड रीजन की बात करें, ये ऐसे रीजन से रिलेटेड है जहां पे बेसिकली क्या होता है आपका रीजन, जैसे पोलर रीजन की बात कर लें या हाई एल्टीट्यूड रीजन की, तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, ग्लेशियर्स मिलते हैं, हिमानी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसके एविडेंसेस भी पाए गए हैं। ओके, अगर हम इसको देखें जरा एक बार मैप पे, वेट, इसमें आप देख सकते हैं ठीक है, इस वाले पे चलते हैं हम लोग। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, यहां पे ये है आपका आर्कटिक सर्कल, ये है आपका आर्कटिक सर्कल इस तरफ। ओके, यहां पे साउथ पोल जो है ये आपका। ठीक, अब साउथ पोल और यहां पे लोकेशन इंडिया की देखिए, इंडिया की आज की लोकेशन जो है वो कहां पर मिलेगी आपको, ये इक्वेटर है, ये वाली लाइन कौन सी है, इक्वेटर, और इंडिया लगभग इस पोजीशन पर बना हुआ है। ठीक है, अब ऐसे में देखें आज इंडिया इसमें कहां दिख रहा है, यहां पे ये पेंजिया है। ओके, तो 250 मिलियन ईयर एगो का ये सिचुएशन है। अब इंडिया यहां पर है, साथ ही साथ देखें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आपका अफ्रीका का ये वाला पोर्शन, और साउथ अमेरिका ये वाला रीजन। ठीक है, यानी अर्जेंटीना, और उसके ईस्ट में हम देखें एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, फॉकलैंड आइलैंड, आप लोग मैप पे देखिएगा इसको। ओके, तो ये जो सारा रीजन है यहां पे ग्लेशिएशन हुआ। ठीक है, ग्लेशिएशन की वजह से इनके जो रॉक्स हैं उनमें भी ग्लेशियर्स डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और आज की सिचुएशन अगर हम बात करें तो इंडिया, इसका पता आज के अगर हम लोग जियोलॉजिकल स्टडी के डाटा देखें तो उसमें पता चलेगा जो इंडिया है। ओके, अगर हम इधर एक मिनट ड्रॉ करें, उसका ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला या ना गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है इंडिया का, उसमें जहां पे हमारा लगभग इंडिया का 95 से 99% जो कोल है वो कोल रिजर्व इसमें पाया जाता है। तो ये जो है इस एरिया में हमको ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स डिपॉजिट, उनके सेडिमेंट्स पाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे है, जो कंट्री या जो कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट इक्वेटर के नॉर्थ में है, ओके, और वो भी इक्वेटर के इतने करीब है, ठीक है, वहां पे इस एरिया में, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, आपके ग्लेशियल सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। चलिए, ये तो इंडिया की बात थी। ऑस्ट्रेलिया देख ले हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है उसके पास है। ओके, उससे होके गुजर रहा है, तो इसमें भी आपको इसी तरीके के ग्लेशियल सेडिमेंट्स मिलेंगे। अर्जेंटीना के ईस्ट में देखिए आपको अटलांटिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, ओके, जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। तो फॉकलैंड आइलैंड है, वहां पे भी ग्लेशियर्स एविडेंस पाए जाते हैं। साथ ही साथ अफ्रीका का जो सदर्न पोर्शन है वहां पे भी आपको ग्लेशियर्स एविडेंस पाए जाते हैं। तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे वैगनर ने क्या कहा कि ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे कॉन्टिनेंट जो आज ये इधर उधर फैले हुए, ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में मिलके यहाँ पे साउथ पोल के करीब ये इकट्ठा रहे होंगे तब। ठीक है, तो उसने ग्लेशियर्स डिपॉजिट्स को भी अपना आधार माना अपनी थ्योरी का, और उसके बेसिस पे अपनी थ्योरी को सेटिस्फाई कराया कि हाँ ये जो बात है सही है उसके हद तक, कि भाई जो ये कॉन्टिनेंट है वो कभी ना कभी आपस में सब जुड़े रहे होंगे। तो पेंजिया वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको उसने इन बेसिस के आधार पर क्या किया, सेटिस्फाई कराया। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म उसका, अब उससे क्वेश्चन पूछा गया, चलिए ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात सही है। ठीक है, तो आगे उसमें ये क्वेश्चन किया गया कि हमें ये बताएं कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है वो ड्रिफ्ट हुआ कैसे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट। तो ड्रिफ्ट में अब उसको जवाब तो कुछ देना ही था, तो क्या देगा, तो ड्रिफ्ट में उसने कुछ फोर्सेस बताए, रेस्पॉन्सिबल
रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस की बात कर लेते हैं भाई हम, कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो उसमें उसने ग्रेविटी की बात की, ग्रेविटी, ओके, बायन्स फोर्स की बात की, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में उत्प्लावन बल। इसका मतलब होता है, ये बायन्स फोर्स का मतलब होता है जब कोई मटेरियल किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही हो, तो वो इसलिए फ्लोट कर रही है क्योंकि नीचे से उस पर क्या लग रहा है, बायन्स फोर्स लग रहा है, वो उसको डूबने नहीं दे रहा है। उत्प्लावन बल हो गया, ग्रेविटी हो गई, एंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, इसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 1 मिनट इसको देख लीजिए ये होता क्या है। जब हमारी अर्थ, आपको पता है, ये रोटेट करती है, किस से किस डायरेक्शन में, ये करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो इस रोटेशन को, इस घूर्णन की वजह से क्या होता है कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस पे जो सब्सटेंस होते हैं उन पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या लगता है, उसके सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यानी कि हम बात करें सेंटर से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है। और वो फोर्स मैक्सिमम कहां पर होता है, वो फोर्स होगा, अगर हम अर्थ की बात करें तो वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, पोल पे सबसे कम होगा, ठीक है। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, और कहां लग रहा है ये, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अपकेंद्रीय बल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ही उसने बेस माना, और उसने बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का हमने फोर्थ स्टेज में ड्रिफ्ट बताया था, वो ड्रिफ्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इसी अपकेंद्रीय बल की वजह से। कि उसने बोला कि जब अपकेंद्रीय बल लग रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका किधर जा रहा है, वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, और बाकी, लेकिन इधर तो ईस्ट है, और हमको पता है कि भाई अफ्रीका कहाँ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। इंडिया भी आपका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उससे आलोचकों ने यही क्वेश्चन पूछा कि अगर अपकेंद्रीय बल से ये रेस्पॉन्सिबल है तो चलो ठीक है, इधर तो ये वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो ये ईस्ट की ओर मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ मूव क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उसका जवाब वो नहीं दे पाए। दूसरी चीज, जो क्रिटिसिज्म करने वाले थे उन लोगों ने ये भी कहा कि भाई अगर अपकेंद्रीय बल इतने पावरफुल हैं, तो ये अगर इतने पावरफुल हैं कि किसी बड़े लैंडमास को तोड़ के, स्प्लिट करके उनको ड्रिफ्ट करा सकते हैं, तो इसकी वजह से तो क्या होता कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारा एटमॉस्फेयर छोड़ के इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कहां चला जाता, आउटर स्पेस में चला जाता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये अपकेंद्रीय बल तो इतना पावरफुल होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी वहां पे, हालांकि उन्होंने ये बेस माना अपना, लेकिन इस फोर्स को, इसी फोर्स की वजह से उनका क्रिटिसिज्म भी हो गया, ठीक है। तो इसको इनसफिशिएंट, अभी हम देखेंगे कि फाइनली क्रिटिसाइज करने वाले लोगों ने क्या कहा। सेकंड फोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा उन्होंने जो बेस दिया वो क्या था, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी कहते हैं इसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ओके। ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है, इसको समझ लीजिए शॉर्ट में। ज्वारीय ऊर्जा, जब मून और सन, इनका जब अट्रैक्शन होता है, जस्ट इमेजिन, मान लो ये है हमारा अर्थ, ओके, यहां पे है सन और यहां पे है मून आपका, ठीक है, ये हो गया आपका सन। ये सन का अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, मून का अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। हालांकि सन का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, आकर्षण बल, वो बहुत वीक होता है, ठीक है। बट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक फोर्स और भी काम कर रहा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए बैलेंस रहेगा आपका। तो मून का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सन के, हमारे अर्थ पर, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये ज्वारीय ऊर्जा इनको ड्रिफ्ट कराने का काम कर रही है, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करने वालों ने अगेन इनको पकड़ा, कहा कि अगर ये पावरफुल इतने ज्यादा हैं टाइडल एनर्जी, तो ये तो क्या करते भाई, मून इधर खींच रहा है, सन इधर खींच रहा है, ये दोनों इसको स्टेबल कर देते, स्टेशनरी पोजीशन में अर्थ हो जाता। क्लियर है, ओके। तो यहां पे वो फिर फंस गए, ठीक है। तो उन्होंने ये जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स दिए, यही फोर्स उनकी क्रिटिसिज्म का कारण भी हो गया। क्लियर है, ओके। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं इसकी, तो भाई देखिए, ये जो आपकी ये थ्योरी थी वैगनर की,
कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। ये 1912 में उस समय जब दी गई, उस समय तक यहाँ इसके आसपास की कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जिन्होंने इस लेवल पे काम किया, पहली चीज। हालांकि इसके जो ऑब्जर्वेशन है उनको वो सेटिस्फाई नहीं करा पाए साइंटिफिक वे में, ओके, जिसकी वजह से उनका क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन इसकी पॉजिटिव बात यह है कि इस थ्योरी ने जो आगे आने वाली थ्योरी है, लगभग इसके 50 साल बाद दूसरी दो थ्योरी और आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वो लगभग 1961 के टाइम में आई थी। और सेकंड है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि ओवरऑल सबका रिजल्ट है, ओके। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, उसके लिए ये जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसने क्या किया? एक बेस प्रदान किया, ओके। तो अगर ये थ्योरी ना होती तो शायद उस तक अचीवमेंट भी नहीं होती, उन थ्योरी का हमको रिजल्ट भी नहीं मिलता, या उस लेवल तक काम भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन थ्योरी को उसने ड्राइविंग फोर्स का काम किया, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया, जिसके बेसिस पे उन्होंने रिसर्च करके फर्दर प्लेट टेक्टोनिक और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी उसको प्रोवाइड की, ठीक है, ओके। तो ये तो था आपका कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। इसके सपोर्ट में 1920s के अराउंड 1912 में ये दिया गया था, 1920s के अराउंड एक सपोर्ट में आर्थर होम्स नामक एक वैज्ञानिक और विद्वान खड़े हुए। उन्होंने वैगनर की इस थ्योरी को, ठीक है, जब क्रिटिसाइज ज्यादा होने लगा, उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट दिया अपने द्वारा दिए गई एक थ्योरी से। उस थ्योरी का नाम क्या था? आर्थर होम्स की थ्योरी थी वो, आर्थर होम्स। उसकी क्या थ्योरी थी? उसको कहते हैं हम लोग कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है, संवहनीय धारा का सिद्धांत, ठीक। तो आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड अदर्स जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो सब इन्हीं पे बेस है, एंड प्लेट टेक्टोनिक भी इसी पे बेस है, ठीक है। तो उन्होंने जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है आर्थर होम्स की, उससे क्या किया? इस वैगनर की जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।